हेलो, नमस्ते सभी को। आज की हमारी क्लास रहेगी अव्यय या अविकारी शब्दों पर आधारित। हमने विकारी शब्द पढ़ लिए हैं। विकारी शब्द, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। अर्थात जिन शब्दों में लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता हो, परिवर्तन होता हो, वे शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी। और विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, विशेषण और नंबर 4 पे हो जाएगा क्रिया। तो ये चारों ही विकारी शब्द हमने पढ़ लिए हैं। संज्ञा पढ़ ली है हमने, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अर्थात ये जो शब्द होते हैं इनमें लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है और अविकारी शब्दों में लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब किस प्रकार से पड़ता है, किस प्रकार से नहीं पड़ता है, उसकी थोड़ी सी पहचान कर लेते हैं हम। जैसे मैंने एक शब्द लिखा लड़का। लड़का संज्ञा शब्द है। अब इसमें लिंग का प्रभाव कैसे पड़ता है? लड़का का जेंडर चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? लड़की। और इसको वचन, नंबर चेंज करेंगे, वचन में क्या बन जाएगा इसका? लड़के। ठीक है। और कारक का प्रभाव कैसे पड़ता है? कारक का इसमें परसर का प्रयोग हो जाएगा, जैसे लड़कों को। ठीक है, लड़कों को। तो ये जो शब्द हैं, जैसे संज्ञा शब्द का रूप परिवर्तन हुआ है, लड़का से लड़की बन गया है, वचन में लड़की बन गया है और परसर का प्रयोग करने से लड़कों को हो गया है। ये शब्द तो क्या कहलाते हैं? परिवर्तनकारी या विकारी शब्द कहलाते हैं। और अब बात करते हैं हम अव्यय या अविकारी शब्दों की या अपरिवर्तनकारी शब्द। विकार का ये अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। अपरिवर्तनकारी शब्द। अब जैसे आपको नाम में दिख रहा होगा अव्यय, 2 शब्दों से मिलकर बना है, अ उपसर्ग लगा हुआ है। अ का अर्थ होता है रहित, व्यय रहित, जिसका व्यय नहीं होता हो। इसी प्रकार अविकारी, जिसमें परिवर्तन नहीं होता हो, विकार रहित। ठीक है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? अविकारी या अव्यय शब्द, जिनमें लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मैं एक वाक्य लिखती हूँ, राम धीरे धीरे चलता है। एक और वाक्य लिख देती हूँ मैं, मेरे घर के सामने बगीचा है। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है? धीरे धीरे जो शब्द है और इस वाक्य में हमें के सामने शब्द दिख रहा है, वो किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम राम का जेंडर चेंज कर देंगे, सीता भी लिख देंगे, तो इस वाक्य को कैसे पढ़ेंगे हम? सीता धीरे धीरे चलती है। सीता धीरे धीरे चलती, यहाँ पे क्रिया में परिवर्तन हो जाएगा और यहाँ पे राम में जेंडर चेंज हो गया, इसका सीता कर देंगे तो क्रिया में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन इस धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सीता धीरे धीरे चलती है, बच्चे धीरे धीरे खेल रहे हैं, राम धीरे धीरे खा रहा है। तो वाक्य किसी भी प्रकार का हो, उसमें क्रिया में परिवर्तन हो सकता है कर्ता के अनुसार, लेकिन ये जो अव्यय शब्द है, अविकारी शब्द है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, मेरे घर के सामने बगीचा है। यहाँ पे के सामने, अब किसी भी वाक्य में के सामने आएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्रिया बदल सकती है, कर्ता का जेंडर चेंज हो सकता है, वचन बदल सकता है। ठीक है। जैसे घर के सामने तालाब है, तो के सामने में कोई परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ। घर के सामने बगीचा है, घर के सामने बस स्टैंड है, कोई परिवर्तन हुआ क्या? के सामने में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये धीरे धीरे के सामने शब्द क्या है? ये अव्यय या अविकारी शब्द है। अब बात करते हैं हम इनके भेदों की। अव्यय या अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं? इनके 4 भेद होते हैं। 4 भेद कौन कौन से? एक नंबर पे आ जाता है हमारा क्रिया विशेषण। नंबर 2 पे आ जाएगा समुच्चय बोधक। नंबर 3 पे आ जाएगा संबंध बोधक। और एक हो जाएगा हमारा विस्मय बोधक, विस्मयादि बोधक।
ठीक है, ये 4 हो गए। कुछ विद्वान एक निपात को भी अव्यय का भेद मानते हैं, इसको भी हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन अविकारी शब्दों के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? ये 4 ही भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। और एक निपात है, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो हम एक-एक को इनको देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण को, ठीक है? और ये रहा आपका क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, वे अविकारी या अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ये हमने विशेषण में भी थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले ली है कि क्रिया विशेषण अगर संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे तो विशेषण होते हैं, और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। कुछ विद्वान इसके भेद निम्नानुसार करते हैं। अभी जो क्रिया विशेषण के भेद हैं वे 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो हो जाता है हमारा कालवाचक, एक हो जाता है स्थानवाचक, स्थानवाचक, एक हो जाता है रीतिवाचक और एक हो जाता है परिमाणवाचक। अब हमें इनकी पहचान कैसे करनी है चारों की, ये हम आपको बहुत अच्छे से बता देंगे ताकि आप इनमें कहीं भी गलती ना कर पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे काल बोधक क्रिया विशेषण। काल अर्थात समय, समय सूचक जो शब्द होते हैं वे काल बोधक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वे अवयव शब्द जो क्रिया के होने या करने के समय का बोध करवाते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे, कब, जब, कल, आज, प्रतिदिन, प्राय, साय, अभी अभी, लगातार, अब, तब, पहले, बाद में। ये शब्द क्या है? ये सभी शब्द हैं काल बोधक। ये किसी न किसी समय का बोध करवा रहे। कब अर्थात कब, किसी तो समय का बोध करवा रहे हैं। जब और जो भी कार्य किया था उसके बारे में बताया गया था कि जब किया था, कल किया था, परसों किया था, जो भी है। कल या आने वाले कल का सूचक भी है और बीती हुई कल का भी सूचक है। आज वर्तमान में जो कार्य और जो कंटिन्यू कार्य होता है उसके लिए प्रतिदिन, प्राय जो कभी कभी होता है, ये सब क्या है? ये सब समय का बोध करवा रहे हैं। सभी शब्द क्या है? समय का बोध करवा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं, वे नित्य पढ़ते रहते हैं, नित्य पढ़ते रहते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वे नित्य पढ़ते रहते हैं। कब पढ़ते रहते हैं? कब? जब देखो जब भी पढ़ते रहते हो, तो अर्थात ये समय का बोध करवा रहे हैं, पूरे समय को काम में ले रहे हैं। वे हमेशा पढ़ते रहते हैं, वे कंटिन्यू पढ़ते हैं, और जो कंटिन्यू पढ़ते हैं सफलता भी उन्हीं को मिलती है। तो ये क्या है? समय का बोध करवा रहे हैं ये शब्द। अब एक और एग्जाम्पल देख लो। कृपया, कृपया आप अभी जाएं, कृपया आप अभी जाएं। कब जाएं? अभी जाएं। अब यहाँ पे देखो, कब पढ़ते रहते हैं? नित्य पढ़ते रहते हैं। कब जाएं? अभी जाएं। मनीष तुरंत आ गया। कब आया? तुरंत ही आ गया, शीघ्र आ गया। तो वे शब्द जो कब का, जिन क्रिया विशेषणों का जवाब कब में मिले, कब से प्रश्न करें और उसका जवाब मिले, तो काल बोधक क्रिया विशेषण होते हैं। अब इन चारों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा जो कालवाचक है, काल में तो किससे प्रश्न किया जाएगा? कब से। ठीक है, रीतिवाचक में, रीतिवाचक में कैसे से प्रश्न करके देखना है आपको। कैसे? कोई भी कार्य हो रहा है, क्रिया को कैसे से प्रश्न करोगे कि यह क्रिया कैसे हो रही है। क्रिया को कब से प्रश्न करोगे तो कालवाचक क्रिया विशेषण मिलेगा आपको। कैसे से प्रश्न करने पर रीतिवाचक मिलेगा। और कितना, कितना से प्रश्न करने पर, कितना से प्रश्न करने पर किसका किसका बोध होगा? परिमाणवाचक का। कितना से प्रश्न करने पर परिमाणवाचक का। और एक और आता है आपका स्थान, स्थान। इसमें किससे प्रश्न करोगे? कहाँ से।
कहाँ का प्रश्न करने पर क्रिया को जब कहाँ से प्रश्न करेंगे उसका जवाब मिलेगा तो वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। कितना से प्रश्न करने पर परिमाणवाचक, कैसे से प्रश्न करने पर रीतिवाचक और कब से प्रश्न करने पर कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक, अब हमने देखा काल बोधक क्रिया विशेषण, ये हमने देख लिया है। जैसे वह तुरंत आ गया, वह शाम को आया है। ठीक है, तो वह अभी अभी यहाँ से गया है, वर्षा लगातार हो रही है। ये सारे शब्द किस में आ जाएंगे? काल बोधक क्रिया विशेषण में। नेक्स्ट है अपना स्थान बोधक क्रिया विशेषण। स्थान में किससे प्रश्न करना है आपको? कहाँ से। किससे प्रश्न करना है? कहाँ से। तो वे अवयव शब्द जो क्रिया के स्थान या दिशा का बोध कराते हैं वे स्थान बोधक क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, पास, दूर, इधर उधर, यहाँ वहाँ, जहाँ तहाँ, दाएं बाएं, निकट सामने, अंदर बाहर। ठीक है, अंदर बाहर। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हो गया, आप यहाँ बैठिए। अब ये जो बैठिए क्रिया है इसको प्रश्न करेंगे कहाँ से। कहाँ बैठिए? यहाँ बैठिए। भी कहाँ का जवाब क्या मिल रहा है हमें? यहाँ। तो यहाँ क्या हो गया? स्थान बोधक क्रिया विशेषण। क्या हो गया? स्थान बोधक क्रिया विशेषण। अब ऐसा ही एक और एग्जाम्पल देख ले। यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से वहाँ तक खेत ही खेत हैं। यहाँ से वहाँ तक खेत ही खेत हैं। तो यहाँ से वहाँ तक अब क्या करेंगे? प्रश्न क्रिया से प्रश्न किस में करें? कहाँ से। कहाँ से कहाँ तक खेत ही खेत है। कहाँ से कहाँ तक खेत ही खेत है। तो यहाँ से वहाँ तक दोनों जगह क्या जवाब मिला है हमें? यहाँ और वहाँ। तो ये शब्द क्या है? ये शब्द है स्थान बोधक क्रिया विशेषण। ठीक है, तुम दाएं बैठ जाओ, बाएं बैठ जाओ, तुम मेरे निकट ही, भी तालाब हमारे घर के निकट ही है। घर के सामने, अगर घर के सामने आ जाएगा तो किस में चला जाएगा? संबंध बोधक में। लास्ट में इनमें अंतर क्या होगा वो हम बता देंगे कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण और संबंधवाचक क्रिया विशेषण में क्या अंतर है। भी निकट तो उसमें भी आएगा, ठीक है, सामने उसमें भी आएगा, लेकिन किस तरह से वो संबंध प्रकट करेगा, ये सीधा सा अर्थ निकलेगा। ठीक है, ये सीधा सा, मेरे सामने मोहन खड़ा है, मेरे सामने मोहन खड़ा है। तब तो क्या, कहाँ खड़ा है? मेरे सामने खड़ा है। तब तो कहाँ का जवाब दे रहा है। और संबंध बोधक में भी हम बता देंगे, जैसे मेरे घर के सामने मोहन का घर है, वो संबंधवाचक हो गया, वो संबंधवाचक हो गया। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। ये आपका हो जाता है स्थान बोधक क्रिया विशेषण। अब नेक्स्ट बात करते हैं परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं परिमाण बोधक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और इसको प्रश्न किससे करेंगे? कितना से। कितना से प्रश्न करने पर जो जवाब मिले हमें वह परिमाण बोधक क्रिया विशेषण होता है। जैसे बहुत, अति, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, बराबर, ठीक, कम, अधिक, बढ़कर, थोड़ा थोड़ा, उतना, ज़्यादा, खूब। अब ये सारे शब्द क्या हैं? ये परिमाण बोधक क्रिया विशेषण है। जैसे एक एग्जाम्पल लिखती हूँ मैं, बहुत से। रोहन रोहन बहुत सोता है, बहुत खाता है, बहुत रोता है। ठीक है, तो ये सारे जो बहुत है, रोहन बहुत सोता है। कितना सोता है? बहुत सोता है। ठीक है, कितना सोता है, कितना का जवाब मिल रहा है हमें? क्या मिल रहा है? कितना का जवाब बहुत मिल रहा है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। यह यह पानी यह पानी बहुत मीठा है। कितना मीठा है? बहुत ज़्यादा मीठा है। बहुत, कितना का जवाब क्या मिल रहा है हमें? बहुत मिल रहा है। अब एक और एग्जाम्पल देख लो। मोहन मोहन थोड़ा ही पढ़ता है या थोड़ा ही पढ़ेगा। ठीक है, मोहन कितना पढ़ता है? थोड़ा ही पढ़ता है, मतलब बहुत कम पढ़ता है।
कितना मात्रा का बोध करवा रहा है, कितना पड़ता है, थोड़ा ही पड़ता है। ठीक है। और अगर यहाँ पे हो जाए कि कितनी देर पड़ता है, थोड़ी ही देर पड़ता है, वाक्य परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन ये जवाब किसका देगा, कितना का जवाब देगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। और ये है हमारा नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। वे अवयव शब्द जो क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध करवाते हैं। और मैंने क्या बताया, किससे प्रश्न करना है, कैसे से। किससे प्रश्न करोगे तुम, कैसे से। क्रिया कैसे हो रही है। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा भी था कि राम धीरे धीरे चलता है, राम धीरे धीरे चलता है। और दूसरा वाक्य लिख देंगे हम कि राम तेजी से चलता है, राम राम तेजी से दौड़ा, तेजी से चलता है। तो यहाँ पे जो तेजी से शब्द है वो दौड़ने की विशेषता बता रहा है कि कैसे दौड़ रहा है, तेजी से दौड़ रहा है। एक और एग्जाम्पल देख लो, बंदर अचानक बंदर अचानक गिर पड़ा, बंदर अचानक गिर पड़ा, कैसे गिर पड़ा, अचानक गिर पड़ा। ठीक है। तो ये शब्द किस में आ जाएंगे, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंदर आएंगे। तो इस पर जो कैसे का क्रिया को कैसे से प्रश्न करने पर जो जवाब मिले वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण में हो जाएगा। तो ये अव्यय का एक भेद हमारा समाप्त होता है क्रिया विशेषण का। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा संबंध बोधक अव्यय। संबंध नाम से ही पता चल जाता है वैसे तो वे अव्यय शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। वे संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध बताते हैं, वे क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक अव्यय। वैसे आप बहुत अच्छे से पहचान जाते हो इनको, संबंध नाम से ही पता चल जाता है। और आपने सर्वनाम में भी इसको थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने अभी अभी जो एग्जाम्पल दिया था, मेरे घर के सामने बस स्टैंड है, घर के सामने तालाब है, ये सब किसके एग्जाम्पल थे, ये संबंध बोधक अव्यय के एग्जाम्पल थे। अब मैं एक और एग्जाम्पल लिखती हूँ, अनीता के बिना सुनीता नहीं जाएगी, अनीता के बिना सुनीता नहीं जाएगी। अब यहाँ पे जो अनीता के बिना सुनीता नहीं जाएगी, अब संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ ही जो अव्यय शब्द लग रहा है वो संबंध वाक्य में प्रयुक्त जो अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित कर रहा है। अनीता के बिना कौन नहीं जाएगी, सुनीता नहीं जाएगी। तो सुनीता के साथ ही अनीता का संबंध स्थापित हो रहा है कि वह उसके बिना नहीं जाएगी। तो के बिना जो शब्द है वो क्या क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय। और एक और एग्जाम्पल देख लो, खुशी के मारे उसका गला भर आया, खुशी के मारे उसका गला भर आया। तो इसमें संबंध बोधक अव्यय कौन सा हो जाएगा, के मारे। और एग्जाम्पल देख लो, जैसे अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला, माँ के बिना। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, माँ के बिना घर घर सूना सूना, माँ के बिना घर सूना सूना लगता है। तो ये के बिना जो शब्द है वह संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है। और माँ और घर में संबंध स्थापित कर रहा है। ठीक है। ये हो गया आपका संबंध बोधक अव्यय। और अब चलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों वाक्यांशों वाक्यों को जोड़ते हैं समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं, जिनको संयोजक शब्द या योजक शब्द भी कहते हैं।
जैसे हम इनको पढ़ेंगे, संयुक्त वाक्यों के अंतर्गत इनको पढ़ेंगे कि एक वाक्य को दूसरे वाक्यों से जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं, जो संयोजक शब्द होते हैं, वे समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। अर्थात दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं और उनका जोड़ने का जो कार्य करते हैं वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रकार होते हैं, संयोजक और विभाजक। संयोजक जो दोनों शब्दों के बीच में जुड़ते हैं, जैसे राम और मोहन, जोड़ देते हैं, और विभाजक वे होते हैं जो दोनों वाक्यों का विभाजन कर देते हैं। ऐसा, राम आया किंतु मोहन चला गया, तो आया और चला गया दोनों को क्या कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं। ठीक है, उन दोनों का क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है। तो ऐसे समुच्चय बोधक शब्द हो जाएंगे। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल है किंतु, परंतु, पर, वरना, बल्कि, अपितु, क्योंकि, या, चाहे, ताकि, यद्यपि, अन्यथा। ये तो क्या है, विभाजक। ये वाक्यों को बिल्कुल बीच में से तोड़ देते हैं, जैसे उसका भी स्वतंत्र अर्थ निकल रहा है और उसका भी अर्थ स्वतंत्र निकल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, राम आया किंतु मोहन चला गया। मैंने कहा राम आया किंतु मोहन चला गया, श्याम घर गया और मोहन बाजार गया। ठीक है, तो ये शब्द क्या हो जाएंगे, समुच्चय बोधक अव्यय। इनके कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी बोला, राम घर गया। राम घर गया, सॉरी, किंतु नहीं आएगा, ये जोड़ेगा, और मोहन बाजार गया। ठीक है, राम घर गया और मोहन बाजार, तो और शब्द क्या है, यह है समुच्चय बोधक शब्द है। क्या है ये, समुच्चय बोधक शब्द है। अब एक एग्जाम्पल और देख लें। राम ने मेहनत तो की परंतु सफलता नहीं मिली। सफलता प्राप्त नहीं हुई। अब राम ने मेहनत तो की परंतु सफलता प्राप्त नहीं हुई। राम ने मेहनत तो की, परंतु, यहाँ पे जो परंतु शब्द है यह समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। ठीक है, ये हो गया आपका समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। और अब आता है अंत में और सबसे इजी तो नहीं कह सकते, इसमें भी क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट बनते हैं, लेकिन फिर भी आप इनमें से अगर चिन्ह देख कर तुरंत पहचान सकते हैं कि देख लिया हमने, चिन्ह देख लिया, इस प्रकार का विस्मय बोधक चिन्ह आता है और उस वाक्य को तुरंत हमने लगा दिया कि विस्मयादि बोधक अव्यय में चला जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, वे अव्यय शब्द जो आश्चर्य, विस्मय, शोक, घृणा, प्रशंसा, प्रसन्नता, भय आदि भावों का बोध कराते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। और इनके आधार पर इनको 12 भागों में बांटा गया है। अब ये सारे हैं, आश्चर्य बोधक में क्या, अरे, अहो, है, सच, ओहो, ओहो, ये आप देख लेना इनको। शोक बोधक में, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं विस्मय बोधक में। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जैसे घृणा बोधक अव्यय निम्न में से कौन सा है, उसमें शाबाश भी दे देंगे, है तो अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, अरे भी दे देंगे, हाय दे देंगे, और एक इनमें से कोई भी दे देंगे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। तो ये आपको इनको ध्यान रखना है कि हर्ष बोधक कौन से हैं, शोक बोधक कौन से हैं, आश्चर्य सूचक कौन से हैं, घृणा के सूचक कौन से हैं। ठीक है, तो इनको आप इसमें देख लेना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये 12 प्रकार के होते हैं। अब इनके एक दो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे वह, कितना सुंदर चित्र है, कितना भव्य चित्र है, कितना भव्य मंदिर है। ठीक है, वह कितना भव्य चित्र है, आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है। ठीक है, और एक मैं लिख देती हूँ एग्जाम्पल, छी छी, छी छी, बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी है।
तो ये घृणा सूचक हो गया, ये अस्त्री सूचक हो गए। और भी एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके, जैसे कुछ भी लिख लो, अरे तुम कब आए, अरे यह कैसे संभव है, ठीक है, अरे तुम कब आए। तो ये सब किस में आ जाएंगे, ये सब विस्मय बोधक अव्यय के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। और एक और है हमारे पास, कुछ विद्वान निपात को भी क्या बोलते हैं, अव्यय के भेद में मानते हैं, इसको और पढ़ लेते हैं। वे अव्यय शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर अपने होने का प्रभाव जमा देते हैं, अर्थात किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर विशेष बल देते हैं। कोई भी जो शब्द होता है संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण के साथ लगकर, ठीक है, किन किन के साथ लगकर, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया विशेषण के साथ, क्रिया विशेषण के साथ लगकर अपने अर्थ में लगकर उसके अर्थ में जो विशेष प्रकार का एक बल देते हैं, वे ही क्या कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं। जैसे जैसे शेखर ही जाएगा, भी घर में विवाह चल रहा होगी, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, तो कह दिया जाए कि शेखर ही जाएगा। तो ये दबाव दे दिया गया है, इस शब्द को क्या बलशाली बना दिया गया है, इस पर बल दिया गया है कि कौन जाएगा, शेखर ही जाएगा, ठीक है, शेखर ही जाएगा। अब यहाँ पे एक शब्द और लिखती हूँ, शब्द नहीं सॉरी वाक्य, कोमल, कोमल भी, कोमल भी नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा, कोमल टेनिस भी खेलती है, इस पे जोर दिया जाएगा, कोमल टेनिस भी खेलती है, ठीक है, कोमल टेनिस भी खेलती है। ये इस भी में जोर दिया जा रहा है। जैसे तुम तो आए तक नहीं, तुम तो आए तक नहीं, कविता तो घर में है ही, ठीक है, मुझे जाने तो दो, इधर मत आओ, ठीक है। ये शब्द क्या है, जिनमें जोर दिया जा रहा है, भी, मात्र, केवल, भर। जैसे केवल का एग्जाम्पल हो जाएगा, बस केवल इतना ही मिलेगा, मेरे पास मेरे पास मात्र 100 रुपये है, मात्र, मात्र शब्द आ गया कि धन से केवल मनुष्य ऊंचा नहीं बनता, केवल धन से ही मनुष्य ऊंचा नहीं बनता। तो किस पे जोर दिया जा रहा है, केवल पे, जैसे मात्र पे, मेरे पास मात्र 100 रुपये है, ठीक है। जैसे भर आ गया, भर, मैं बिहारी को जानता भर हूँ, मैं बिहारी को बस जानता भर हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ, उसके बारे में ज़्यादा जानकार नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि यह है बिहारी है, तो जानता भर हूँ, भर पे क्या जोर दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे निपात। ये हमारा अव्यय का टॉपिक होता है समाप्त। और प्रत्येक टॉपिक की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, जिसमें बहुत अच्छे और बहुत सारे क्वेश्चनों का कलेक्शन किया गया है, वो ऐप में टेस्ट सीरीज आपकी लगाती जाएगी, सभी उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। धन्यवाद।